खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज गुजरात में बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा शुरू होने जा रही है। गुजरात गौरव यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। जेपी नड्डा 2 गौरव यात्राओं की शुरुआत करेंगे। मेहसाना के बहुचराजी में सुबह 11 बजे जेपी नड्डा गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद उनकी जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे जेपी नड्डा द्वारका में गौरव यात्रा को रवाना करेंगे। आज भूपेंद्र यादव द्वारका में होंगे, जबकि राव साहब दानवे बहुचराजी में रहेंगे। इससे पहले जेपी नड्डा सुबह 10:40 पर बहुचराजी मंदिर के दर्शन करेंगे। तो बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा अलग अलग जगह से निकलेगी, लेकिन आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज गुजरात से गौरव यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। गौरव यात्रा गुजरात की 144 विधानसभाओं में निकलेगी। गौरव यात्रा के दौरान 145 जनसभाएं होंगी। पूरी यात्रा के दौरान 5734 किलोमीटर तय की जाएगी। यात्रा करेंगे द्वारका में। दोपहर 2 बजे गुजरात गौरव यात्रा रवाना की जाएगी। बहुचराजी द्वारका में ही जेपी नड्डा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उधर रूस ने पिछले 2 दिनों में कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों की जो बारिश की, उसने अमेरिका के एक आधुनिक हथियार की पोल खोलकर रख दी। दावा किया गया कि रूस की मिसाइलों की मार से बचने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका के नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था, लेकिन वो भी यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों की मार से बचा नहीं पाया और रूस की घातक मिसाइलों के आगे अमेरिका का नसैम्स पूरी तरह बेबस नजर आया। अमेरिका का रक्षक कहे जाने वाले इस डिफेंस सिस्टम को हवा में ही मिसाइलों को मार गिराने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन एक के बाद एक यूक्रेन के शहर रूसी सेना की मिसाइल की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है। और अपने इसी हथियार को अमेरिका ने यूक्रेन के आसमान की सुरक्षा के लिए दिया था। तब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि यह अमेरिकी हथियार पुतिन की टेंशन बढ़ा देगा और यह यूक्रेन की राजधानी कीव को पुतिन के गुस्से से बचाने की ताकत रखता है। इसी वजह से सिर्फ 2 नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिलने पर भी ज़ेलेंस्की फूले नहीं समा रहे थे। Хто за 200 днів знищив більше 2000। हालांकि अमेरिका ने 4 और नसैम्स यूक्रेन भेजने का वादा किया था, लेकिन दावा किया गया कि कीव पर हुए ताजा हमलों से सुरक्षा करने में अमेरिका का यह हथियार फेल साबित हुआ। जबकि अमेरिका और नॉर्वे के बनाए गए नसैम्स की सबसे बड़ी खासियत ही दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करना है। और ज़ेलेंस्की को यकीन था कि जिस तरह हाइमार्स ने पुतिन की सेना की नाक में दम कर दिया, उसी तरह अमेरिका का यह हथियार कीव समेत कई और शहरों को बचा लेगा, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का शक्तिशाली रडार करीब 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेट का पता लगा लेता है। इसकी मदद से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान को तबाह किया जा सकता है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से एक बार में 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसकी एक मिसाइल करीब 21 फीट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। उद्धव ठाकरे गुट को नया चुनाव चिन्ह मशाल मिलने के बाद कई कार्यकर्ता मशाल लेकर मातोश्री पहुंचे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने आवास से बाहर निकलकर उनका स्वागत किया। बिहार के छपरा में एक पुलिस की बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में उन तीनों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई पुलिस ने छोटा शकील और उसके 2 करीबी सलीम फ्रूट और आरिफ अबूबकर के खिलाफ अवैध वसूली का केस दर्ज किया है। एक बिल्डर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि कारोबारी की शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपों के मुताबिक छोटा शकील और उसके गुर्गों ने बिजनेसमैन से 5 करोड़ कैश और 5 लाख स्क्वायर फीट जमीन की मांग की थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ना देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई थी।
इस बीच यरूशलेम में इजरायल की एक सैनिक की हत्या पर जबरदस्त बवाल हो गया। आरोप है कि कुछ दिन पहले एक फिलिस्तीनी हमलावर की फायरिंग में इस सैनिक की मौत हो गई थी, जिसका एक वीडियो अब सामने आया, जिसमें एक हमलावर इजरायल के सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग करता नजर आया। ये सैनिक सेना के एक चेक पॉइंट पर गाड़ियों की जांच में जुटे थे। इस दौरान वहां एक कार रुकती दिखाई दी। कार से उतरकर हमलावर सैनिकों के पास पहुंचा। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ देर बाद इजरायल के सैनिकों ने मोर्चा संभाला और उस पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन वो हमलावर वहां से भागने में कामयाब। ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। इनके समर्थकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध कर रहे लोगों ने रास्ता रोकने के लिए कूड़ेदानों को सड़क के बीच रखकर उनमें आग लगा दी, ताकि इजरायल के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब उन्होंने सैनिकों पर पत्थरबाजी तेज कर दी, जिसके बाद बदले की आग में सुलग रहे सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। आरोप है कि इजरायल के सैनिकों की फायरिंग में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत दिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान जताया कि 6% से ज्यादा के ग्रोथ रेट के साथ 2023 में भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए कई मकानों को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि जिन मकानों को गिराया गया वो वन विभाग की जमीन पर बने थे। दिल्ली की टीम ने मुश्ताक आपस में भिड़ गए और फिर थोड़ी ही देर बाद वो आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से वहाँ हंगामा मच गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस के जवानों ने उन पर डंडों की बरसात कर दी, लेकिन इस कार्रवाई से नाराज एक आदमी पुलिस वाले से ही उलझ गया और उसने उसका डंडा पकड़ लिया। इसी बीच उसके पीछे खड़े दूसरे पुलिसकर्मी ने उसकी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट की वजह से वहाँ काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह से पुलिस ने मामले को सुलझा लिया। सेना ने एलएसी के पास सिक्किम में 17,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को चारों खाने चित करने के लिए युद्ध का अभ्यास किया। एलएसी पर चीन की लगातार उकसाने वाली हरकतों के बीच हुई इस मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें भारतीय सेना की तोप दुश्मन के ठिकानों पर गरजती और उन पर कहर बनकर टूटती दिखी। इस मिलिट्री ड्रिल में सेना के कई टैंकों ने भी हिस्सा लिया, जो एक साथ आगे बढ़ते हुए ताबड़तोड़ गोले दागते रहे। टैंक के पीछे हथियारों से लैस कई सैनिक भी आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर वार करने के लिए अपनी पोजीशन लेते नजर आए। 17,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई यानी शून्य से कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद सेना के जवानों ने दुश्मनों पर प्रहार करने का जमकर अभ्यास किया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ सैनिक कंधे पर रखकर लॉन्चर से रॉकेट छोड़ते भी दिखे, जबकि कुछ सैनिक मोर्टार से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए बमों की बारिश करते रहे। सेना की तरफ से यह बताया गया कि इस मिलिट्री ड्रिल में जंग के लिए बनाई गई कई बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नए हथियार और उपकरणों की ताकत को भी परखा गया। इधर पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई। हरियाणा के हिसार में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। काका को देखने के लिए बेकाबू भीड़ मंच के करीब पहुंच गई, जिसके बाद उनको काबू करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के खगड़िया में बागमती नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम शवों की तलाश में जुट गई। यूपी के महोबा में सड़कों पर पानी भरने की समस्या से परेशान होकर वहां रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर भव्य महाकाल लोक का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण पर पहले से ही काम चल रहा है। जून 2023 तक पूरी परियोजना को पूरा किया जाना है। महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, उज्जैन भारत की भव्यता के नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, शिवम ज्ञानम
शिवम ज्ञानम, इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। इस बीच खबर है कि अमेरिका अपने दुश्मनों से निपटने के लिए यूक्रेन और ताइवान को अपना अचूक हथियार देने की तैयारी में है, जिसकी मांग यूक्रेन लंबे वक्त से कर रहा था। और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है वेम्पायर, जो दुश्मन के ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ते लड़ाकू विमानों का काल माना जाता है। खबर है कि अमेरिका रूस से निपटने के लिए यूक्रेन को और चीन से निपटने के लिए ताइवान को यह वेम्पायर मुहैया कराने वाला है। दावा है कि यूक्रेन जंग के शुरुआती दिनों से ही अमेरिका से इसकी मांग कर रहा था। लेकिन अब जब कीव पर रूस ने मिसाइल अटैक किया तो अमेरिका भी परेशान हो गया। दावा ये किया जा रहा है कि इसके बाद से ही बाइडेन सरकार यूक्रेन को ये खतरनाक मिसाइल सिस्टम मुहैया कराने की कोशिश में है, जिससे वो कीव के आसमान पर मंडरा रहे ईरान के ड्रोन का आतंक खत्म कर सके। अमेरिका का ये वेम्पायर दुश्मन के ड्रोन और लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। साथ ही ये जमीन पर मौजूद टारगेट पर भी सटीक वार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसे किसी भी फौजी ट्रक या बख्तरबंद गाड़ी पर लगाकर चलाया जा सकता है। और इन्हीं खूबियों की वजह से अमेरिका ने इसे वेम्पायर नाम दिया है। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि बाइडेन सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी किया है, जिसे वहां की संसद की मंजूरी बाकी है। जो हवा और जमीन दोनों में मौजूद दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। इसे चलाने के लिए महज एक सैनिक की जरूरत होती है, जो इसके निशाना लगाने वाले सिस्टम की मदद से किसी को भी मात दे सकता है। नोबेल विजेता ने जल जीवन मिशन योजना के फायदे बताए। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्रोफेसर माइकल क्रैमर ने अपनी एक रिसर्च में भारत की जल जीवन मिशन योजना की तारीफ की। इस रिसर्च के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से हर साल 5 साल तक 1,36,000 बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत एक इलाके में छापेमारी की और एक हैंडपंप के नीचे से करीब 1500 लीटर जहरीली शराब को जब्त कर लिया। जियो ने दिल्ली में 5G सर्विस के ट्रायल में डाउनलोड की स्पीड 600 MBPS दर्ज की, जबकि देश भर में सर्विस की औसत स्पीड 500 MBPS रही। और इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जब भारी बारिश की वजह से करीब 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटों में आसमानी आफत की वजह से हुए हादसों में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिजनों को तुरंत राहत पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित 3 जिलों का दौरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बरेली में आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश से यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेमौसम बारिश की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। मूसलाधार बारिश की वजह से खेत में खड़ी किसानों की तैयार धान की फसल खराब हो गई है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब किसान राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उधर एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट नाम के संगठन के ठिकानों पर छापेमारी की। ट्रस्ट के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले में यह कार्रवाई हुई और दावा ट्रस्ट अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के चीफ पैटर्न मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बैन लगने के बाद जमात इस्लामी इसी ट्रस्ट की आड़ में टेरर फंडिंग को अंजाम दे रहा था। इधर एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च हो गई।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया। It is going to replace petrol. महाराष्ट्र के चिपलून में कुएं में डूब रहे एक लड़के को गांव वालों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल फोन की चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया और खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। और इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हो गए हैं। इनके पास से 4 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हालांकि चारों बदमाशों ने एक घर में एक महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कि हर ओर कोहराम मच गया। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी थी। रूस के इन हवाई हमलों के बाद एक बार फिर यूक्रेन की जंग ऐसे खतरनाक मकाम पर पहुंचती दिखी जिसके अंजाम से पूरी दुनिया सहम उठी। पुतिन की मिसाइलों के धमाकों की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई। राष्ट्रपति बाइडेन ने जेलेंस्की से फोन पर बात की और पुतिन की कार्रवाई को क्रूरता का प्रदर्शन करार दिया। साथ ही उन्होंने रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को जल्द ही अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने का वादा किया। और यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने यूक्रेन को अपने घातक हथियार सप्लाई करने का ऐलान किया। इससे पहले भी वो हाईमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को दे चुका है, जो पुतिन की फौज के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर है जो बिना रुके एक के बाद एक 6 गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है। वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर गिरती हैं। और ने दावा किया कि इसके हमलों ऐसे हालात में उसे सिर्फ घातक हथियार नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की भी दरकार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस की बमबारी में जेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए जर्मनी ने भी यूक्रेन को अपना सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम देने की घोषणा कर दी। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी का यह एयर डिफेंस सिस्टम कीव में जेलेंस्की के किले को पुतिन की मिसाइलों से बचाने में मदद करेगा, क्योंकि इसे दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का काल माना जाता है। खबर है कि पहले जर्मनी इस साल के आखिर तक आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने वाला था, लेकिन कीव पर हुए ताजा हमलों की वजह से उसने अगले कुछ दिनों में इसे यूक्रेन को सौंपने का फैसला कर लिया। दावा है कि जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज करीब 40 किलोमीटर है और ये इस दायरे में करीब 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई से आ रहे टारगेट को सटीक निशाना साधकर तबाह कर सकता है। इस बीच इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। भ्रष्टाचार आरोप में पाकिस्तानी इमरान के की हत्या कर दी, जबकि एक तीसरा लड़का उनके हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर एक लड़के के घर पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। बताया गया कि यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डालने की वजह से शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र के बीड से आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता भागीरथ ध्यानी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने अपने घर में अपने पिस्तौल से खुद को गोली मारी है। बीड जिले के बीजेपी अध्यक्ष थे ये। आत्महत्या की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन जंग में रूस को ड्रोन की सप्लाई करने की वजह से अमेरिका ईरान पर भड़क गया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना ने कीव पर जो मिसाइलें बरसाई थीं उनमें कुछ मिसाइलों को ईरान से मिले ड्रोन से दागा गया था, जिसने कीव और उसके आसपास के शहरों में तबाही मचा दी थी। रूसी सेना के इसी वजह से अमेरिका भड़क गया और उसने ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे दी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना ईरानी ड्रोन की मदद से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ जेलेंस्की परेशान है बल्कि बाइडेन भी टेंशन में आ गए हैं।
और इसी टेंशन में उन्होंने ईरान को गंभीर परिणाम की चेतावनी दे दी। कीव पर हुए इस हमले से पहले तक ये दावा किया जा रहा था कि जंग में जेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज पर भारी पड़ रही है। ये भी दावा किया गया कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन की फौज ने कुछ इलाकों में रूस की सेना को पीछे धकेल दिया है। लेकिन रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद पूरी कहानी ही पलट गई। ब्रिज के टूटने से गुस्साए पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और राजधानी कीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। और आसमान से गिरी मिसाइलों ने वहां तबाही मचा दी। एक रोज पहले ही अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ईरान ने रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी। जबकि इसी साल अगस्त महीने में रूस ने ईरान से ड्रोन खरीदा था। यूक्रेन युद्ध के बीच जब यह पर मिसाइल ताकत रखते हैं। यही नहीं, ईरान ने रूस के सैनिकों को ड्रोन के इस्तेमाल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी थी। और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान से मिले उन्हीं ड्रोन से रूस की सेना ने कीव पर धावा बोल दिया। और दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना ईरान से मिले ड्रोन से कई और शहरों को निशाना बना सकती है। असल में ईरान और रूस अमेरिका के दुश्मन हैं और कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं और ईरान तो अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से बरसों से प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। असल में 2015 में अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ ईरान की परमाणु डील हुई थी, लेकिन 2018 में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को तोड़ दिया था। लेकिन माना जा रहा था कि बाइडेन इस डील के पक्ष में है और वो ईरान पर लगी पाबंदियां हटा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन जंग में ईरान और रूस की बढ़ती दोस्ती ने उन्हें नाराज कर दिया और अब माना जा रहा है कि नाराज बाइडेन ईरान के न्यूक्लियर डील के सपने पर पानी फेर सकते हैं। सत्येंद्र जैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दिया। सत्येंद्र जैन ने अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई दूसरी अदालत में शिफ्ट किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कार में बैठे लोगों को मामूली चोटें आईं। सिख गुरु रामदास की जयंती पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक जर्जर मकान पर बुलडोजर चलाते वक्त दीवारों से कई चांदी के सिक्के मिले, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई रोक दी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कल्याण से भीमाशंकर जा रही बस में अचानक आग लगने से दहशत फैल गई। जानकारी मिल पा रही है कि मंचर भीमाशंकर रोड पर घोड़ेगांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। बस में जा रहे सभी 29 लोग फिलहाल सुरक्षित बचाए जा रहे हैं। फिलहाल बचाव का काम यहां पर चल रहा है। तो महाराष्ट्र के पुणे से ये बड़ी खबर, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। पुणे से बड़ी खबर, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग गई। जानकारी मिल पा रही है कि 29 यात्री इसमें सवार थे, हालांकि सभी सुरक्षित हैं। फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है। खबर पाकिस्तान से लेते हैं। पाकिस्तान के स्वात शहर से बड़ी खबर, जहां पर स्कूल वैन पर हमले के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए, नहीं तो इस्लामाबाद तक मार्च किया जाएगा। इस बीच स्वात शहर से लोगों की भारी भीड़ का वीडियो भी सामने आया। घटना के खिलाफ इतने सारे लोग सड़क पर उतरे कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। आपको बता दें कि स्वात के गुलीबाग इलाके में सोमवार को अज्ञात बदमाशों ने स्कूली छात्र छात्राओं को ले जा रही एक वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। इस बीच बाल्टिक सागर में रूस के खिलाफ नए सिरे से यूरोप की घेरेबंदी की खबर है। पाइपलाइन एकजुट दिखने लगे हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका पुतिन के इशारे पर ही हुआ था। यहां तक कि यह भी तय माना जा रहा है कि पुतिन की साजिश इस पाइपलाइन के जरिए पूरे यूरोप को उड़ाने की थी। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन यूरोप तक नेचुरल गैस पहुंचाने के लिए बनी थी। जंग के बाद से पाइपलाइन से गैस की सप्लाई तो बंद थी, लेकिन पाइपलाइन में गैस मौजूद जरूर थी।
मतलब ये कि पाइपलाइन में मौजूद गैस के जरिए पूरे यूरोप को उड़ाना मुमकिन हो सकता था। यही अंदेशा यूरोप का है। यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि बिना मिसाइल गिराए पुतिन यूरोप को सजा देना चाहते हैं। इसीलिए आशंका यह है कि पुतिन के भेजे हुए हमलावरों ने ही पानी के 100 फीट नीचे से गुजर रही पाइपलाइन में धमाका किया था। जबकि यूरोप के देशों को तो यह भी लगता है कि पुतिन अब किसी भी कीमत पर इस धमाके की जांच को रोकना चाहते हैं। इसीलिए स्वीडन ने रूस को दो टूक कह दिया कि नॉर्ड स्ट्रीम में धमाके की जांच पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। मतलब यह कि उस जांच में रूस की सरकार, रूस की किसी भी एजेंसी या वहां की गैस कंपनी को शामिल नहीं किया जाएगा। स्वीडन को यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रूस की सरकार ने स्वीडन की प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी के जरिए उन्होंने जांच में रूस की गैस कंपनी को शामिल करने के लिए कहा था। स्वीडन के साथ वैसे भी लंबे वक्त से रूस की ठनी हुई है। स्वीडन की सीमा रूस से लगती है और वो नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुका है। स्वीडन ने ये आवेदन यूक्रेन की भी जंग शुरू होने के बाद किया था। मतलब ये कि स्वीडन तो पहले से ही पुतिन के साथ भिड़ने की तैयारी कर चुका है। लेकिन इस बार स्वीडन के तेवर से साफ है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की जांच में उसके हाथ कुछ बड़ा लगा है, कुछ ऐसा जिसे वो रूस के खिलाफ बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए उसने ये तक कह दिया है कि पाइपलाइन में धमाके वाली जगह को पूरी तरह खोल दिया गया है। मतलब ये कि जांच के लिए जो घेरा स्वीडन की एजेंसियों ने बनाया था, अब उसे हटा दिया गया है। मतलब यह कि समुद्र के उस हिस्से में आवाजाही पूरी तरह खोल दी गई है। स्वीडन की प्रधानमंत्री ने यह तक कहा कि रूस चाहे तो अपने जहाजों को धमाके वाली जर्मनी ने ही रूस के साथ मिलकर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को मंजूर किया था। दोनों नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होती हुई जर्मनी ही पहुंचती हैं। हालांकि रूस ने पाइपलाइन के धमाकों पर अनेक बार सफाई दी है। रूस बार बार धमाकों में हाथ होने से इनकार करता रहा है। यहां तक कि रूस का दावा तो यह है कि इन धमाकों के पीछे अमेरिका का हाथ होने की आशंका सबसे ज्यादा है। इधर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यूपी के सफाई में राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह को अंतिम विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भी अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री कार्यक्रम कक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बस से छपरा आ रहे थे। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। तो बिहार के छपरा से रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है, जहां पर पुलिसकर्मियों से भरी बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गुस्साए भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। इस पर ही मौत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन घटना के बाद गुस्साए लोगों ने छपरा सिवान हाईवे जैम कर दिया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। पुलिस के आश्वासन के बाद मामले को शांत करवाया गया। खबर उत्तराखंड से लेते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच बना एक मकान चंद सेकंड के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें मकान में लगी ईंटें धीरे धीरे गिरती नजर आईं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार मच गई। जैसे पहाड़ के दरकने का खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों में कलिब्र, इस्कंदर और सरमात जैसी मिसाइलें शामिल थी। खबर है कि हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और 64 लोग घायल हुए। क्राइमिया ब्रिज पर यूक्रेन के अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया था, जिनसे कीव समेत यूक्रेन के 7 शहरों में जबरदस्त तबाही हुई थी। खबर है कि इन हमलों के बाद लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया। उनसे बोला गया कि वो कीव में ना घुसें, क्योंकि रूस ने लगातार दूसरे दिन कीव पर मिसाइलें दागनी जारी रखी।
एक दिन पहले रूस ने कीव और जापोरिजिया समेत 7 शहरों को निशाना बनाया था और अगले दिन उसने फिर से कीव और जापोरिजिया पर हमला किया। इस हमले के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक में रूस की कैलिबर मिसाइल कीव के एक थर्मल पावर प्लांट की ओर जाती नजर आई। इससे कुछ ही सेकंड पहले वहां एक धमाका हुआ था और धुएं का गुबार उठ रहा था, जिसके बाद एक और मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ती दिखाई दी। एक दिन पहले भी रूस ने कीव पर कई मिसाइलें दागी थीं और यूक्रेन की राजधानी दहल उठी थी।